Basically I am starting this video series and it will be beneficial for DSSB TGT Natural Science as well as for class 10th board examinations. So I am starting from 10th class NCERT and our first chapter is chemical reactions and equations. So first is introduction. We know what is chemical reaction. It is a process in which one or more reactants react together and form new products. तो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं और एक न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं, तो इसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन. जैसे मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना, इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन. राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है. तो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज अकर्स. इसमें क्या होता है, केमिकल चेंज अकर्स होते हैं. फिजिकल चेंजेस से फ़र्क नहीं पड़ता इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं. इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ अकर होती हैं जब भी कोई रिएक्शन होती है. ठीक है, इसकी स्टेट चेंज हो सकती है, इसका कलर चेंज हो सकता है, दैट इज़ फिजिकल प्रोसेसेस. बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल चेंज का मतलब है कि कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्म होना जो पहले एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन अब रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, एक दूसरा सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा. तो दैट इज़ अ केमिकल चेंज. यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज अकर्स. ठीक है, जो सब्सटेंस केमिकल चेंज को शो कर रहे हैं, यानी कि जो रिएक्शंस कर रहे हैं, आपस में मिलकर एक न्यू प्रोडक्ट को फॉर्म करें, तो जो रिएक्ट करें हैं आपस में उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स. जैसे CH4 + 2O2, यहाँ मीथेन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, मीन्स यहाँ पर इसका कंबशन किया जा रहा है. तो यहाँ पे जो CH4 और 2O2 यानी कि ऑक्सीजन है और मीथेन है, ये रिएक्टेंट का वर्क कर रहे हैं क्योंकि ये आपस में रिएक्ट होके न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करेंगे. और वो न्यू सब्सटेंस कौन सा फॉर्म हो रहा है, हमारा प्रोडक्ट. सो ये हमारे जो न्यू सब्सटेंस बने ये प्रोडक्ट्स कहलाएंगे. तो जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं दैट आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स, जो राइट साइड पर लिखे गए हैं. और लेफ़्ट साइड में क्या है, आपके रिएक्टेंट्स हैं जो रिएक्ट करके न्यू प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे. ओके, नेक्स्ट. इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, एग्जांपल्स देख सकते हैं केमिकल रिएक्शंस के. बर्निंग ऑफ क्लीन मैग्नीशियम रिबन विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम. ठीक है, जब आपका मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है तो वाइट फ्लेम दिखती है हमें और मैग्नीशियम पाउडर बन जाएगा लास्ट में. तो ये अब मैग्नीशियम रिबन जलने के बाद तो पाउडर फॉर्म में, ऐश फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. अब उसको वापस से मैग्नीशियम रिबन में तो कन्वर्ट किया नहीं जा सकता. सो इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, और ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, यानी कि एयर की प्रेजेंस होगी जब हम इस मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे. ठीक है, इसके बाद क्या है और एग्जांपल्स हैं देख सकते हैं. लेड नाइट्रेट, ये सब एग्जांपल्स NCERT से ही लिए गए हैं. दीज ऑल एग्जांपल्स आर टेकन फ्रॉम NCERT बुक. लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को जब हम टेस्ट ट्यूब में रखेंगे और उसमें हम पोटेशियम आयोडाइड ऐड करेंगे तो येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड हमें फॉर्म होगा एट द बॉटम. अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट एक हार्ड इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन में फॉर्म होने के बाद नीचे सेटल डाउन हो जाता है. मतलब ये किसी के साथ फिर किसी में सॉल्युबल नहीं होगा, किसी चीज़ में घुलेगा नहीं. दैट इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेट. और द रिएक्शंस इन विच अ प्रेसिपिटेट इज़ फॉर्म्ड, दैट रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस. ओके, तो यहाँ पे लेड नाइट्रेट है, PbNO3 का ट्वाइस होता है लेड नाइट्रेट, एंड पोटेशियम आयोडाइड इज़ Ki. सो यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट जब रिएक्ट करेंगे तो आपका येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा. ओके, नेक्स्ट ये देख सकते हैं थर्ड एग्जांपल. जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है, तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड व्हाट विल गिव, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस. तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी और जिंक सल्फेट फॉर्म होगा. तो यहाँ पे आप देख रहे हो जिंक के छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स लिए गए हैं कॉनिकल फ्लास्क में, या फिर टेस्ट ट्यूब में ले सकते हैं. उसमें हम डाइल्यूट मतलब जिसमें वाटर की प्रेजेंस ज़्यादा होगी और आपका एसिड की प्रेजेंस कम होगी. तो या HCl आप डाइल्यूट ऐड कर सकते हैं या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के डाइल्यूट फॉर्म में ऐड कर सकते हैं. किसमें, जिंक ग्रेन्यूल्स में. तो क्या होगा, बबल्स आपके ऑब्जर्व होंगे जिंक ग्रेन्यूल्स के अराउंड, जो ये क्या शो करेंगे कि हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है. ठीक, और ये थोड़ा हीट भी हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन हो गई. नेक्स्ट, तो जब कोई भी रिएक्शन होती है तो कुछ चेंजेस होते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. जब कोई केमिकल रिएक्शन अकर होती है
तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ऑब्जर्वेशंस क्या हैं। तो व्हेन अ केमिकल रिएक्शन अकर्स स्टेट ऑफ द सब्सटेंसेस कैन चेंज, स्टेट चेंज हो सकती है, मीन्स हमने हो सकता है सॉलिड लिक्विड फॉर्म में लिए हो और प्रोडक्ट जो बन रहा है वो गैस फॉर्म में बने, या लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में बन रहा हो हमारा प्रोडक्ट, तो इसका मतलब ये फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। कलर में चेंज हो सकता है, कलर वाली रिएक्शंस भी होती हैं, हम आगे पढ़ेंगे। तो रिएक्टेंट का कुछ और कलर है और फॉर्म होने के बाद प्रोडक्ट कुछ और कलर हो जाए, जैसे आपका कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, इसमें हम आयरन मिला देंगे तो वो थोड़ा कैसे कलर का हो जाएगा, ब्राउनिश कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका है कलर वाली रिएक्शन। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस का बाहर निकलना होता है, जब भी कोई रिएक्शन होती है तो आपकी गैस बाहर निकलती हैं, गैस इवोल्यूट होती हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा जिंक को अभी हमने मिलाया जिंक ठीक है सल्फ्यूरिक एसिड में या एसिड में, तो आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। चेंज इन टेम्परेचर चेंज हो सकता है रिएक्टेंट का टेम्परेचर कुछ और था और मिलाने के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो टेम्परेचर कुछ और है। हीट बाहर निकल सकती है, तो द रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो ऐसे भी हो सकता है हीट बाहर निकल जाए रिएक्शन होने के बाद या हीट अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तो दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिएक्शंस विच अकर। ओके, नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन। अब ये केमिकल इक्वेशंस पढ़ेंगे। अभी हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ा कि जब two and more reactants react together and form new products, so that is called chemical reaction. अब ये केमिकल इक्वेशन क्या होता है? डेस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कह रहे हैं कि हम जो केमिकल रिएक्शन हम करते हैं, जो हम केमिकल रिएक्शन दिखा रहे हैं, उसको हम एक शॉर्ट वे में लिख सकते हैं। मतलब जो केमिकल्स हमने लिए हैं उनको एलिमेंट लिए हैं उनको सिंबल की फॉर्म में, और जो कंपाउंड लिए हैं उनको फॉर्मूले की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके तो इक्वेशन की फॉर्म में हम दिखा देते हैं, तो दैट इज़ केमिकल इक्वेशन। जैसे अभी तो ये वर्ड्स की फॉर्म में लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये तो केमिकल रिएक्शन है, ये जनरल केमिकल रिएक्शन। लेकिन अब मुझे इक्वेशन में लिखना है, तो इक्वेशन में कैसे लिखेंगे कि मैग्नीशियम का सिंबल Mg है, ऑक्सीजन को O2 डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो MgO फॉर्म हो जाएगा। तो इक्वेशंस में जो आपके रिएक्टेंट्स यूज़ हुए हैं, प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए हैं, उन एलिमेंट्स को सिंबल की फॉर्म में लिखना, कंपाउंड्स को फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करके इक्वेशन को लिख देना, तो वो हमारी केमिकल इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद प्लस साइन बिटवीन देम, देख सकते हो आप मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट साइड। और प्रोडक्ट भी आपके एक से ज़्यादा बन रहे हैं तो उनको भी हम प्लस साइन से रिप्रेजेंट कर देंगे, और बीच में हम एरो लगाते हैं जो डायरेक्शन को दिखाता है रिएक्शन की, कि ये लेफ्ट राइट डायरेक्शन में जा रही है या लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है। ओके, नेक्स्ट है राइटिंग द केमिकल इक्वेशन। तो अभी मैंने बताया कि वर्ड्स और सिंबल्स की फॉर्म में जब हम केमिकल रिएक्शंस में जो यूज़ हुए हैं सब्सटेंसेस उनको रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो दैट इज़ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशंस को हम कैन बी सिंप्लीफाइड बाय यूजिंग केमिकल फार्मूला, देख सकते हो। केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल में जैसे Mg प्लस O2 गिव्स MgO। ठीक है, इफ़ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज़ नॉट सेम, मतलब LHS और RHS में जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो अगर इक्वल नहीं होते हैं तो हम उसको फिर क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अगर सेम है तो फिर वो बैलेंस्ड कहलाएगी। ठीक है, और सेम नहीं है तो वो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन यानी कि अनबैलेंस्ड कहलाएगी। जैसे अभी ये जो लेफ़्ट साइड में लिखा हुआ है Mg प्लस O2 गिव्स MgO, तो यहाँ आपके लेफ़्ट साइड में जो रिएक्टेंट है 1 Mg है और राइट साइड में एक मैग्नीशियम है, लेकिन लेफ़्ट साइड में 2 ऑक्सीजन्स हैं, उधर साइड 1 ऑक्सीजन है, तो इट इज़ नॉट बैलेंस्ड, तो इट इज़ अनबैलेंस्ड इक्वेशन। बट उधर साइड हमने इसको बैलेंस कर दिया, हमने एक 2 Mg कर दिया, Mg के आगे कॉफिशिएंट जो है स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट 2 ऐड कर दिया, तो अब दोनों साइड इधर भी 2 ऐड कर देंगे तो मैग्नीशियम 2, लेकिन ऑक्सीजन भी अब 2 हो जाएगी, तो इट इज़ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो अनबैलेंस्ड होती है उसको हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाई इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। बिकॉज एक लॉ है केमिकल, जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो इनके ऊपर काफ़ी लॉज दिए गए हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उसी का ही एक लॉ है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या रिलेशन है, तो उसमें एक लॉ है कि मास के नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मींस मास को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन जो
टोटल मास होता है वो कंजर्व रहेगा, इट मीन्स इक्वल होता है, यानी कि जो रिएक्शन हो रही है उसमें जो रिएक्टेंट का टोटल मास है और जो प्रोडक्ट का टोटल मास है इट विल बी इक्वल ऑलवेज, सेम रहेगा ये, ठीक है। तो ये एक वर्ड इक्वेशन लिखी हुई है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब उसको हम सिंबल्स और फॉर्मूलेस से रिप्रेजेंट कर देंगे तो इट विल बिकम केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे इट इज़ बैलेंस फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे जिंक लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में 1 है, हाइड्रोजन इज़ 2 एंड हेयर इज़ ऑल्सो हाइड्रोजन 2, सल्फर 1 है बोथ साइड्स, ऑक्सीजन 4 है बोथ साइड्स। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से ही हमें इक्वेशंस को बैलेंस फॉर्म में लिखना होता है। स्टेप्स हैं, पहले हमें रिएक्टेंट देखने होते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स टू फॉर्म टू कन्वर्ट टू अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये एक अलग प्रैक्टिस से आएगा, ये आपका जब हमारी प्रैक्टिस होगी तो तब बैलेंसिंग फॉर्म में आपको समझ में आएंगी कि कैसे कैसे हमें इनको बैलेंस फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप अलग अलग स्टेप्स शो करे हुए हैं बैलेंस करने के लिए, ठीक है। इसके बाद स्टेप्स ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, समटाइम्स रिएक्शन कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट आर इंडिकेटेड अबव इट। तो कभी कभी एरो के ऊपर प्रेशर्स भी लगा होता है कि कितने प्रेशर पे रिएक्शन को किया गया है, टेम्परेचर की वैल्यू भी लिखी हुई होती है और कैटलिस्ट वगैरह भी लिखे होते हैं। कैटलिस्ट हमारे सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर रिएक्शन बहुत स्लो हो रही है और हमें वो फास्ट करानी है तो वी कैन ऐड पॉजिटिव कैटलिस्ट, और रिएक्शन को स्लो डाउन करना है सो वी कैन ऐड नेगेटिव कैटलिस्ट, और ये एज इट इज़ प्रोडक्ट में बाहर निकल जाते हैं। तो इट मीन्स ये एडिशनल रिएक्टेंट होते हैं जो प्रोडक्ट फॉर्म कराने के बाद बाहर निकल जाएंगे, लेकिन रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये अलग फॉर्म हो गई, ओके। सो थैंक यू, नेक्स्ट पार्ट आगे देखेंगे।